बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। झिलमिल झिलमिल जुगनू जैसे चमकता चारों ओर, अनहद नाद गूंजे कानों में, ना कोई जग का शोर। वतन की वो मुलाकातें, वतन की वो मुलाकातें हर पल याद आती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। चमन में खिलते लाखों चिंतन के स्नेह सुमन, सिहर जाता अंतर मेरा दुआओं से भर के दामन। जिंदगी के आंचल को, जिंदगी के आंचल को गुणों से ऐसा सजाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति
जाती है। नैन से नूर छलकता, ओ नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया
कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर, कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर, कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम प्रपोजिशंस के बारे में सीखते थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रपोजिशन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ली कि हिंदी में पोस्ट पोजीशन होते हैं, इंग्लिश में प्री पोजीशन होते हैं, और फिर सीरियल नंबर 5 में मैंने आपको दिखाया कि प्रपोजिशन की करीबन 8-9 कैटेगरी होती है। अलग अलग भाषा शास्त्री अलग अलग संख्या बोलते हैं, कोई 8, कोई 9, कोई 10,
इसका कोई महत्व नहीं है, हम सारी कैटेगरी पढ़ेंगे। और कल मैंने आपको टाइम के बारे में दिखाया था, यहाँ पे अपनी सेशन खत्म हुई थी। इसका एक छोटा रिवीजन कर ले। जो पहले तीन है, एट, इन, ऑन, ये महत्व के है। बाकी के कॉमन सेंस से मालूम पड़ सके ऐसे प्रपोजिशन है, जैसे बिफोर, आफ्टर, पहले, बाद में। इसमें कोई इंग्लिश का महत्व नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि क्या पहले है और क्या बाद में है। एट कब इस्तेमाल किया जाता है? जो सबसे पहले है, एट। एट का मतलब होता है टाइम के संदर्भ में, एग्जैक्टली इस टाइम पे। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया है, एट 4 PM। अगर कोई मीटिंग शाम को 4 बजे शुरू होती है और एग्जैक्ट टाइम है तो हम एट बोलते हैं। इन कब बोलते हैं? किसी भी प्रकार की समय की अवधि में, ड्यूरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर काम होता है तो हम इन बोलते हैं। इन का मतलब ही अंदर होता है। आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूं। आई एम इन माई रूम, मैं मेरी रूम में हूं। तो 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, विंटर के अंदर, इस प्रकार की जो भावना व्यक्त होती है किसी वाक्य से, तो इन आएगा। इन 1 आवर, इन जनवरी, इन 2019 वगैरह वगैरह आएगा। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस से मैच होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जो थोड़ा नया है वो ऑन है, तीसरे नंबर पे। जहां दिन की बात आती है, देखो सीरियल नंबर 2, इनमें सारे टाइम आ गए लेकिन डे नहीं आया। डे ऑन में आता है, आपको यही याद रखने का है। ऑन मंडे, और अगर आप तारीख बोलते हैं तो वो तारीख बोलना पड़ेगा, ऑन 15 दिसंबर। ये 3 याद रखने से आपको टाइम से जुड़े हुए सारे प्रपोजिशन याद रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें से कई शब्द बाकी के कैटेगरी में आएंगे जहां उनका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो भी सकता है, वो देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्व का है दूसरा नंबर पे, प्लेस। प्रपोजिशन जगह दिखाता है, और ये 19 कैटेगरी मैंने लिस्ट की है। इसमें से 2-3 जगह पे मैंने कुछ कमेंट लिखी है लिंक वाली कॉलम में, वो देख लेते हैं। अबाव, अबाव यानी ऊपर, लेकिन इसमें टचिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आपके ऊपर पंखा है तो पंखे के साथ अपना टचिंग नहीं होता है, वो बिल्कुल ऊपर है, उसके और हमारे बीच में गैप है। इसी तरह बादल होते हैं तो टचिंग नहीं होता है। तो कोई भी चीज हमारे ऊपर है और स्पर्श नहीं होता है, टचिंग नहीं होती है, तो हम अबाव का उपयोग करते हैं। द फैन इज अबाव माई हेड, देयर आर क्लाउड्स अबाव अस, हमारे ऊपर बादल है। अक्रॉस सिंपल है, जब आप किसी भी रोड में एक साइड से दूसरी साइड पे सामने जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने रोड क्रॉस किया। एक क्रॉस शब्द को लेके अक्रॉस आता है। जैसे आपको आपके रूम में कारपेट बिछानी है तो आप कहेंगे ये दीवार से उस दीवार तक, सामने वाली दीवार तक, तो ये अक्रॉस हो गया, स्प्रेड इट अक्रॉस द रूम। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी हम किसका सहारा लेते हैं, प्रपोजिशन के संदर्भ में कहता हूं तो उसको अगेंस्ट बोलते हैं। जैसे आपके पास प्लाई की लंबी शीट है तो आप कैसे रखेंगे, आप दीवार के सहारे रखेंगे और उसको थोड़ा सा एंगल दे देंगे ताकि वो गिर नहीं जाए, तो इसको अगेंस्ट बोलते हैं। वुड शीट अगेंस्ट द वॉल। अराउंड, पूरा गोल गोल जो घूम जाता है उसको अराउंड कहते हैं। हम कोई रस्सी पेड़ के अराउंड रख बांध दे तो उसको अराउंड कहते हैं। जब ठंड गिरती है तो हम मफलर को हमारे गले के अराउंड बांध देते हैं, वो अराउंड आता है। एट, ज्यादातर एट का उपयोग रोड के लिए होता है।
मैं महात्मा गांधी रोड पे हूं तो मैं कहूंगा आई एम एट MG रोड। नाउ टाइम की तरह प्लेस में भी एट पॉइंट दिखाता है, एग्जैक्टली कहाँ पे हो। टाइम में भी एट पॉइंट दिखाता था, अवधि नहीं दिखाता था, ड्यूरेशन नहीं दिखाता था। एट 4 o'clock। इसी तरह आई एम एट MG रोड, क्योंकि आप रोड के अंदर नहीं होते, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम इन MG रोड, आई एम एट MG रोड। आई एम एट होम, आई एम एट बैंक, आई एम एट स्कूल, आई एम एट रेलवे स्टेशन। ये एग्जैक्ट जगह है जो आप दिखाते हैं एट प्रपोजिशन का यूज करके। लॉजिक वही है प्लेस में जो टाइम में था, आपको एग्जैक्ट बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाना है। बिहाइंड सिंपल है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, बिहाइंड का उपयोग भौतिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन के लिए होता है। जैसे लाइन में मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो आई एम बिहाइंड यू, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। लेकिन जब आप आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो ये भौतिक बिहाइंड नहीं है। आफ्टर का मतलब है आपके पीछे कोई पड़ गया है। जैसे पुलिस कोई चोर के पीछे पड़ जाती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो द पुलिस इज आफ्टर हिम। कोई आदमी अपना स्वास्थ्य, अपना घर, सब कुछ इग्नोर करके, नजरअंदाज करके सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है, तो हम कहते हैं ही इज रनिंग आफ्टर मनी। तो याद रखिए, आफ्टर नहीं आएगा, बिहाइंड यानी भौतिक। मेरा घर पोस्ट ऑफिस के पीछे है, माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। बिलो, बिलो सीरियल नंबर 1 अबव का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, नो टचिंग। जैसे आप टेबल के नीचे शूज रखते हैं आपके, तो आपके शूज टेबल को छूते नहीं है, तो उसको हम बिलो कहते हैं। आई कीप माई शूज बिलो द टेबल। बिसाइड, ये शायद आपके लिए नया शब्द होगा। बिसाइड यानी बाजू में। माई हाउस इज नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाजू वाला घर मेरा है, तो नेक्स्ट टू के बदले आप बिसाइड भी बोल सकते हैं। बिटवीन, जो चीज दो बिल्डिंग या कोई दो वस्तु के बीच में है तो हम उसको बिटवीन कहते हैं। जैसे मैं कागज का टुकड़ा दो उंगली के बीच में पकड़ के रखा है, तो वो बिटवीन टू फिंगर्स आएगा, जिस तरह लोग सिगरेट पकड़ते हैं अपने हाथ में। अगर मेरा घर मंदिर और पोस्ट ऑफिस के बीच में है तो मैं कहूंगा माई हाउस इज बिटवीन द टेम्पल एंड द पोस्ट ऑफिस। सीरियल नंबर 10, बाय। बाय यानी नजदीक से। वी विल पास बाय द रेलवे स्टेशन। 11, क्लोज टू। क्लोज टू यानी नजदीक में। नियर भी होता है, क्लोज टू भी होता है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। अगर मेरी ऑफिस रेलवे स्टेशन के नजदीक में है तो मैं कहूंगा माई ऑफिस इज क्लोज टू द रेलवे स्टेशन अथवा नियर द रेलवे स्टेशन। लेकिन क्लोज के बाद टू आएगा, नियर के बाद टू की जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर 11 का ऑपोजिट है सीरियल नंबर 12, फार फ्रॉम, दूर है। माई ऑफिस इज फार फ्रॉम रेलवे स्टेशन। माई स्कूल इज फार फ्रॉम माई हाउस, दूर। सीरियल नंबर 13, इन। ये इन भी समय जैसा इन है, किसके अंदर है, महीने के अंदर, साल के अंदर, तो हम इन बोलते थे। इन जनवरी, इन 2020, इन द करंट ईयर। तो इसी तरह जब जगह के अंदर है हम तो इन बोलेंगे। इन द गार्डन, इन द लोकल सिटी एरिया, in my country, in my school, in my college, in my house। जैसे पानी भरना है तो आप भरो, put it in the bottle, I am in the car, मैं कार में बैठ गया हूं। तो इस प्रकार में जब आप अंदर है किसी भी स्थल की जिसकी बात करते हैं तो इन आएगा। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, पोस्ट ऑफिस। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ। इनटू, इन और इनटू में क्या फर्क है, 13 और 15 में क्या फर्क है। जब कोई मूवमेंट नहीं होती है, मैं जैसे मेरे घर में बैठा हूं तो सीरियल नंबर 13 आएगा।
आई एम इन माई रूम। लेकिन जब गति होती है तो इनटू आएगा। जैसे आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति उसके घर में जा रही है इस वक्त, तो हम कहेंगे ही इज गोइंग इन टू हिज हाउस। इन टू आएगा। समझो आप किसी छोटे बच्चे के साथ घर के बाहर कंपाउंड में खड़े हैं और बारिश आना शुरू हो जाती है, तो आप छोटे बच्चे को कहे घर में जाओ। घर जाओ नहीं कहेंगे, घर में जाओ। ये घर में का मीनिंग इनटू से आता है। गो इनटू द हाउस। नेक्स्ट टू, ये बिसाइड जैसा मीनिंग है जो आपने सीरियल नंबर 8 में देखा। बिसाइड वही मीनिंग है नेक्स्ट टू 16 में। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। सीरियल नंबर 17 ऑन। ऑन का भी मीनिंग बहुत सिंपल है, किसके ऊपर है। मैंने किताब टेबल पर रखी है, जो हम हिंदी में पर बोलते हैं, तो माई बुक इज ऑन द टेबल। आई एम सिटिंग ऑन द सोफा। आई एम ऑन माई बाइक। आई एम राइडिंग ऑन अ हॉर्स। माई बुक इज ऑन द टेलीविजन। तो ऑन बोलते हैं हम। फ्लोर, हमारे जो नीचे फ्लोर होता है घर में, तो कोई चीज उस पे रख देते हैं भारी चीज, तो इज ऑन द फ्लोर। ओवर, सीरियल नंबर 1 में हमने अबाव देखा, जहां टचिंग नहीं होता है। सीरियल नंबर 18 ओवर, ओवर में टचिंग होगा। जैसे मैंने शर्ट पहना है, अब ठंड पड़ती है तो मैं ऊपर स्वेटर पहनता हूं, तो ये ओवर है। आई पुट ऑन अ स्वेटर ओवर माई शर्ट। तो मेरा और शर्ट का टचिंग होता है, शर्ट का और स्वेटर का भी टचिंग होगा, तो यहां ओवर कहते हैं। अंडर, लास्ट आइटम सीरियल नंबर 19, थोड़ा विचित्र प्रपोजिशन है। इसमें दोनों आ जाता है, टचिंग वाला भी बात आ सकती है और टचिंग नहीं होती है ऐसी भी बात आ सकती है। जैसे मैंने नो टचिंग में बताया था सीरियल नंबर 7 में, बिलो। माई शूज आर बिलो द टेबल। मैं अंडर भी लिख सकता हूं, माई शूज आर अंडर द टेबल। टचिंग नहीं होता है। लेकिन जब मैं मेरे घर में तकिए के नीचे, पिलो के नीचे चाबी रखता हूं तो टचिंग होता है, तो मैं वहां अंडर बोलता हूं और टचिंग होता है। तो अंडर में दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं, टचिंग वाले और टचिंग नहीं होते वैसे भी। तो टाइम के बाद ये सबसे बड़ा महत्व का सब्जेक्ट है। कल हमने टाइम देखा था, आज ये प्लेस है। ये सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं भी आगे जाके जो सेंटेंसेस बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें ये सब सारे इंक्लूड कर लेंगे हम। और आप भी जो हिंदी में वाक्य बनाते हो, तो वाक्य को थोड़ा लंबा करने का प्रयत्न करो, ताकि हम इस तरह के प्रपोजिशन इसमें यूज कर सके। टाइम और प्लेस के बाद तीसरा महत्व का शब्द है डायरेक्शन। आप किस दिशा में जा रहे हैं। दिशा कोई भी हो सकती है, चारों दिशा, ऊपर नीचे, कहीं पे भी हो सकती है। दिशा का मतलब ये नहीं हम सिर्फ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है, तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो भी दिशा है। तो रिवर इज अबाउ डेंजर लेवल। डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है रिवर, अबाउ, ऊपर। अक्रॉस, अक्रॉस में भी दिशा है, मैं क्रॉस करता हूं रोड, तो ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। अगेंस्ट, मैंने आपको बताया था कि एक वुडन शीट अगर हमको प्लाई की रखनी है तो दीवार के सहारे रखते हैं, तो प्लेस में भी अगेंस्ट आया था, यहां पे भी अगेंस्ट आता है। द बॉल हिट अगेंस्ट द वॉल। किसी ने, कोई बैट्समैन ने स्ट्रीट क्रिकेट खेलते खेलते फटका मारा, तो दीवार पे लग के बॉल वापस गया, तो हिट अगेंस्ट द वॉल। अलोंग, जो दो चीज साथ साथ में आगे बढ़ती है तो अलोंग बोलते हैं। जैसे एक नदी बह रही है और इसके बिल्कुल बाजू में एक रोड है, तो मैं कहूंगा आई टेक द रोड। मैं वो रोड इस्तेमाल करूंगा जो रिवर, नदी को लग के जाता है। आई टेक द रोड अलोंग द रिवर, इसको अलोंग कहते हैं। ये लॉन्ग पे से बना है, अलोंग। अराउंड,
He went around the building to check. तो around का मतलब होता है वह पूरा बिल्डिंग का सर्कल काटा मैंने, तो इसको अराउंड कहते हैं। अवे फ्रॉम, ये सिंपल वर्ड है। अवे यानी दूर, किससे दूर, तो गो अवे फ्रॉम फायर। अब वहां कुछ जल रहा है तो मेहरबानी करके आप उससे दूर खड़े रहिए। गो अवे फ्रॉम फायर, अवे के बाद फ्रॉम आएगा। डाउन सिंपल है, जो नीचे की तरफ जाता है उसको हम डाउन कहते हैं। प्राइसेस आर गोइंग डाउन, वहां प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम, फ्रॉम में भी गति है, जैसे गो में गति है ऐसा कम में भी गति है। गो में हम उस तरफ जा रहे हैं, कम में हम उस तरफ से आ रहे हैं। तो कम के साथ फ्रॉम आएगा, गो के साथ टू लगता है। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आप कहां से आए, मैं ऑफिस से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आई हैव कम फ्रॉम द ऑफिस। इनटू, ये भी वही बात हुई, गति है और हम किसी मकान में या किसी जगह में अंदर जा रहे हैं तो इनटू आएगा। ही रैन इनटू हिज हाउस। ऑफ, हम किसी स्थान से खड़े हो जाते हैं तो ऑफ कहते हैं। गेट ऑफ द सोफा, लेकिन इसमें बोलने का जो आपका ढंग है वो दिखाएगा कि आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं या हुक्म देते हैं या बड़ी तुच्छता के साथ बात करते हैं। जैसे मुझे सोफा एक जगह से दूसरी जगह हटाना है, वहां आप बैठे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 मिनट सोफा पर से खड़े हो जाइए ताकि हम सोफा यहां से वहां ले जाए। तो मैं कहूंगा प्लीज गेट ऑफ द सोफा। कोई आदमी जिसको बैठना नहीं चाहिए हमारे घर में, वो आके बैठ जाता है सोफा पे, तो हम कहते हैं ओ गेट ऑफ द सोफा। तो ये अपने इंटोनेशन, अपने बोलने के लहजे में आता है। इसका मतलब होता है आप इस स्थान को छोड़ के खड़े हो जाइए। ऑन टू, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं कोई भी चीज और उसमें गति होती है तो ऑन टू आता है। जैसे मकान की छत रिपेयर करनी है तो एक बंदा ऊपर चढ़ जाता है, छत रिपेयर करने के लिए रूफ पे चढ़ जाता है, छत पे चढ़ जाता है, तो हम कहते हैं ही क्लाइम्ब ऑन टू द रूफ, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गया। अगर मैंने कोई चीज छत पे रखी है तो ऑन टू नहीं आएगा। आई कीप ग्रास ऑन द रूफ, ठंडा करने के लिए। कई लोग ऐसा करते हैं, सूखा हुआ घास रूफ पे रखते हैं ताकि धूप नहीं लगे, कम लगे। तो यहाँ गति नहीं है, उसने घास रख दिया है वहां पे, तो ऑन टू नहीं आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगली वाली शीट वाला ऑन आएगा। आउट, जो बाहर की तरफ जाता है उसको हम आउट कहते हैं, और इसमें गो की भावना ज्यादा होती है लेकिन कम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ द पार्क बिफोर सनसेट, क्योंकि उसके बाद वो पार्क या तो बंद हो जाता है या तो यहाँ इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो काट सकते हैं, मच्छर काट सकते हैं। तो हम कहते हैं सूर्यास्त होने से पहले हम पार्क में से निकल जाएंगे। वी हैव टू गेट आउट ऑफ द पार्क बिफोर द सनसेट। अगर उस वक्त मैं पार्क के बाहर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि लोग सूर्यास्त होने का समय हो गया तो पार्क छोड़ के अपने घर जा रहे हैं, तो मेरे लिए, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूं, ये जो 12 नंबर का एग्जाम्पल है इसमें अभी मैंने ऐसे वाक्य लिखा है जैसे हम लोग अंदर है, हमें पार्क छोड़ देना चाहिए। वी हैव टू गेट आउट ऑफ द पार्क बिफोर सनसेट। लेकिन मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं जिसमें मैं पार्क के बाहर खड़ा हूं, तो मैं कहूंगा पीपल आर कमिंग आउट ऑफ द पार्क। मैं देख रहा हूं आ रहे हैं, तो दोनों में आउट आएगा। ओवर, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। यहां मैं एक कोऑर्डिनेट देता हूं कि पंछी आकाश में उड़ रहा है, लेकिन किस तरह जा रहा है, वो पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। थ्रू, थ्रू यानी किसी के अंदर से जो चीज चली जाती है उसको हम थ्रू कहते हैं। जैसे कोई ऐसी चीज है जो दरवाजे में से नहीं आती, क्योंकि दरवाजे में वो जो सीढ़ी होती है उसका टर्निंग है और वो चीज बहुत लंबी है, तो दरवाजे से नहीं आएगी।
तो कारीगर कहता है कोई बात नहीं, हम खिड़की से अंदर ले लेंगे। या जो चोर आता है, दरवाजा बंद है तो खिड़की से आ जाता है, ही एंटर्ड थ्रू द विंडो, वो खिड़की से अंदर आया। वो कारीगर भी थ्रू द विंडो वो चीज अंदर ले लेता है या बाहर निकलता है। थ्रू यानी किसी कवर्ड ओपनिंग की अंदर से जो चीज चली जाए उसके लिए थ्रू कहते हैं। फ्रॉम की तरह सीरियल नंबर 15 में टू होता है। ही गोज टू द बैंक, वो बैंक जा रहा है। टूवर्ड्स का मतलब भी टू जैसा ही होता है, he came towards me। लेकिन टूवर्ड्स का उपयोग सीरियल नंबर 16 वाला जो टूवर्ड्स है, इसका उपयोग भौतिक अर्थ में ज्यादा होता है। मतलब मैं कहीं बैठा हूं और कोई मुझे मिलने के लिए मेरी तरफ चल के आ रहा है तो मैं कहूंगा he came towards me। लेकिन जब मुझे कोई प्रश्न पूछने आता है, मेरी मदद लेने आता है, तो टू का प्रयोग अच्छा रहेगा। He came to me for help, वो आया था मेरे पास मदद मांगने के लिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम करके दो। सीरियल नंबर 17 अंडर, he went under the water। जैसे पानी है और आप पानी के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, आपका सिर भी पानी के अंदर चला जाता है। जो तैरना जानते हैं वो करते हैं ऐसा, तो उसको अंडर बोलते हैं। और अप ऊपर की तरफ की दिशा दिखाता है, वाटर लेवल इज गोइंग अप। डायरेक्शन के ये जो 19-18 एग्जाम्पल है वो इतने मुश्किल नहीं है, इतने कठिन नहीं है। ये जो 3 प्रपोजिशन मैंने आपको दिखाए, फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, ये सबसे बड़ा लिस्ट है और सबसे महत्व के है। ये बार बार आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो 6-7 है वो महत्व के है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन कुछ में तो 1-1, 2-2 एंट्री होती है, ज्यादा आइटम भी नहीं होती, और वो भी कॉमन सेंस के हिसाब से है, तो उसको समझना, याद रखना इतना कठिन नहीं होगा। हम अभी उसके बारे में देखते हैं। एजेंसी, एजेंसी यानी जो भी आपके पास है, आता है, जाता है, तो वो कहां से आया, कौन सी एजेंसी ने, किस व्यक्ति ने आपको दिया। जैसे मैं किसान हूं और मैं जो मेरी उपज है, मैंने जो मेरी खेत में जो भी पैदा हुआ, वो किसी दुकानदार को बेचने के बदले मैंने मंडी में ऑक्शन में बेचा, तो वो मंडी का जो ऑक्शन मैकेनिज्म है वो मेरे लिए एजेंसी बन गई। ही सेल्स गुड्स एट द ऑक्शन, तो जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको वो चीज मिल जाती है, तो किसान को थोड़ा अच्छा भाव मिलता है कई बार। बाय, मेरे पास कोई चीज है तो किसने दी या किसने बनाई, किसने रिपेयर किया। आई हैव बिरयानी गिवन बाय माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बिरयानी दी है। आई हैव बिरयानी गिवन बाय माई मदर। आई हैव बुक्स गिवन बाय माई फादर। आई हैव बिरयानी कुक्ड बाय माई मदर, उसने ये पकाई है। आई सेंड लेटर्स बाय पोस्ट, मैं खत भेजता हूं पोस्ट द्वारा, तो ये पोस्ट है, मदर है, फादर है, जहां से भी आया वो एजेंसी हो जाती है। और तीसरा आता है फ्रॉम, यू कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर, तो मुझे दवाई लेनी है तो मेडिकल स्टोर में ही मिलेगी, सब्जी मंडी में तो मिलेगी नहीं, तो फ्रॉम दवा के लिए मेडिकल स्टोर एजेंसी बन जाता है। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इंस्ट्रूमेंट, आप कई काम साधन के बगैर नहीं कर सकते। जैसे आपको सब्जी काटनी है या कोई चीज रिपेयर करनी है, तो साधन नहीं है तो हाथ से तो रिपेयर नहीं होता है ज्यादातर। तो समझो मुझे एक बॉक्स तोड़ना था, तो कैसे तोड़ा मैंने बॉक्स को, आई ब्रोक द बॉक्स, मैंने बॉक्स तोड़ा विथ अ हैमर, हथौड़ा लेके उसको तोड़ डाला विथ अ हैमर। आई कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी काटता हूं विथ अ नाइफ, चाकू से, हथौड़े से बॉक्स तोड़ा, चाकू से सब्जी काटी, वो जो से आता है वो विथ है। यहाँ हम साधन की बात करते हैं। एजेंसी में कई बार हम व्यक्ति की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, यहाँ साधन की बात करते हैं। सिंपल है। मैनर, तरीका,
हमारा तरीका क्या है ये काम करने का, उसमें सबसे पहले आता है बाय। आई गो टू ऑफिस बाय कार, अथवा बाय ट्रेन, अथवा बाय बस। ये वाक्य का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे मेरी ऑफिस ऐसी जगह पे है कि मेरे घर से वहां ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, और मैं मेरी गाड़ी लेके भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि ट्रेन का पास भी निकालूंगा 1 महीने का, फिर 10 दिन ट्रेन से जाऊंगा, 10 दिन बस से जाऊंगा, बस का भी पास निकालूंगा और 10 दिन गाड़ी लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि राहुल भाई आप ऑफिस कैसे जाते हो? तो मेरा जवाब एक ही आएगा, आई गो टू ऑफिस बाय कार, अगर मैं गाड़ी ले जाता हूं तो। आई गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, ट्रेन से जाता हूं। आई गो टू ऑफिस बाय बस। ये इसलिए मैंने हर रोज लिखा है पीछे कि नॉर्मली हर रोज आप किस तरह जाते हैं वो नाम आपको बोलना है। आई गो बाय कार, आई गो बाय ट्रेन, आई गो बाय बस। पहले के जमाने में जो सीरियल नंबर 2 में इन है वो भी लिखते थे, लेकिन आज उसका उपयोग इतना होता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लिखा है। लेकिन इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मैंने लाल अक्षर में लिखा है। अब इनका उपयोग कहाँ होता है, आई एन इनका, ये मैं आपको दिखाता हूं। कि समझो हम 2-3 मित्र कहीं जा रहे हैं और मैं टैक्सी में या कार में जाके बैठ गया। अब वो 2 ढूंढ रहे हैं और मुझे फोन करते हैं सेल फोन पे, राहुल भाई कहाँ हो? तब मैं कहूंगा आई एम इन द टैक्सी। यहां मैं भौतिक स्थान की बात करता हूं, मैं टैक्सी के अंदर बैठ गया हूं भाई। मैं थक गया था, मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं टैक्सी में कार में बैठ गया हूं। तो इनका उपयोग इस तरह हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहते आई विल गो टू ऑफिस इन अ टैक्सी। नॉर्मली आजकल बाय द टैक्सी, बाय द कार, बाय ट्रेन, बाय बस बोलते हैं। जैसे मैं हर रोज ऑफिस जाता हूँ कार से, सीरियल नंबर 1 देखिए, मैं हर रोज कार से ऑफिस जाता हूँ। आज मेरी कार ब्रेकडाउन में है, मैंने गैरेज में दी है रिपेयर करने को, तो मैं कहूंगा मेरी कार बिगड़ गई है तो आज मैं ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गो बाय ट्रेन। मैं इन नहीं बोलूंगा, मैं इन बस नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ भौतिक स्थान दिखाने के लिए है। यहाँ भाई मैं ऑलरेडी बस में बैठा हूं, बस के अंदर, आई एम सिटिंग इन द बस। तीसरे नंबर पे ऑन। ये जो ऑन है वो एक प्रकार का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। प्रपोजिशन तो है ही है, लेकिन ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना पड़ेगा। आई गो टू ऑफिस ऑन फुट। मेरी ऑफिस 5 बिल्डिंग दूर नुक्कड़ पे है। मेरे घर से 5 या 6 बिल्डिंग है, बस ज्यादा नहीं है। तो मैं कोई वाहन है तो भी क्यों लेके जाऊं मैं? तो आई गो टू ऑफिस ऑन फुट। जब हम बोलते हैं हिंदी में मैं चल के जाता हूं, चल के जाऊंगा, तो इंग्लिश में ऑन फुट आएगा, ये आपको याद रखना है। विथ तरीका है ना, ये प्रपोजिशन तरीका का है। तो वो कैसे जीता? ही वन विथ ईज, आराम से जीत गया वो। सामने वाला ओपोनेंट बहुत कमजोर था तो इसको जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। विथ ईज, ईज यानी आराम से। कोई बच्चा कमजोर है और ऐसा वैसे करके 35-36 मार्क लेके पास हो गया, तो हम कहते हैं ही पास्ड द एग्जाम्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई उसको एग्जाम पास करते करते। तो ये विथ आता है, ये तरीका दिखाता है वो कैसे पास हुआ, कैसे जीत गया, क्या हुआ। ये भी सिंपल है, आपको खाली सीरियल नंबर 2 ध्यान रखना है। आजकल ये बोला नहीं जाता, भले ग्रामर की बुक में आपको मिले तो, और अगर बोला जाता है तो आपके भौतिक स्थान के लिए कि आई एम ऑलरेडी इन द कार, मैं कार में बैठ गया हूं, आप लोग आ जाओ। रीजन और पर्पस, ये भी बहुत इजी है। जो दो इंपॉर्टेंट है वो सीरियल नंबर 5 और 6 पे है, मैं आपको समझा देता हूं। पहला है बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से। मैं ऑफिस लेट पहुंचा या घर लेट आया, क्यों? आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ। तो जो हम बोलते हैं की वजह से, वो है बिकॉज ऑफ। आई एम एब्सेंट इन द ऑफिस बिकॉज ऑफ सिकनेस, मेरी बीमारी की वजह से मैं आज गैर हाजिर हूं, गया नहीं ऑफिस में।
अब आप देखेंगे कि ट्रैफिक नाउन है और सिकनेस भी नाउन है, तो बिकॉज ऑफ के बाद क्रियापद नहीं आता, बिकॉज ऑफ के बाद वाक्य नहीं आता, बिकॉज ऑफ के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन लिखना है। तो देखो लाल अक्षर में मैंने गलत एग्जाम्पल लिखा है, बिकॉज ऑफ आई एम सिक, ऐसा नहीं आएगा। आई एम एब्सेंट इन द ऑफिस, आज मैं मेरी ऑफिस में एब्सेंट हूं, क्यों? बिकॉज ऑफ आई एम सिक, ऐसा नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ लिखा है आपने तो सिकनेस ही लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा, सिक नाउन नहीं है। अगर आपको पूरा वाक्य लिखना है आई एम सिक, तो जो बिकॉज ऑफ है उसमें से आपको ऑफ निकाल देना पड़ेगा। आई एम एब्सेंट इन द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक, दो वाक्य को हमने बिकॉज से जोड़ लिया। अभी हमने ये सब्जेक्ट सीखा नहीं है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन आप दो वाक्य जोड़ के बिकॉज ऑफ में से ऑफ निकाल के सिर्फ बिकॉज का इस्तेमाल करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां तक प्रपोजिशन का सवाल है तो मैं सिर्फ बिकॉज इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसमें बिकॉज ऑफ आएगा और बाद में सिकनेस नाउन आएगा, ट्रैफिक। सीरियल नंबर 2 थोड़ा कठिन है क्योंकि हम पैसिव वॉइस सीखा नहीं हमने अभी तक। इसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। ड्यू टू का मतलब होता है कॉज बाय, इसकी वजह से हुआ, इसको हम कॉज बाय कहते हैं। और इसका ढांचा है नाउन और नाउन के बाद वर्ब। तो देखो मैं एग्जाम्पल दिया है ड्यू टू में, द कैंसलेशन ऑफ द पार्टी, कैंसलेशन हुआ, किसका हुआ? पार्टी का। तो मुख्य क्रियापद का जो शब्द है वो कैंसलेशन है, पार्टी नहीं है। कैंसलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा रद्द हो गई। कैंसलेशन ऑफ द मीटिंग, कैंसलेशन ऑफ द पार्टी, कैंसलेशन ऑफ द फंक्शन। कैंसलेशन हुआ, क्यों हुआ? इज ड्यू टू द स्टॉर्म। ये कैंसलेशन क्यों हुआ? तूफान आया तो हमने कैंसिल कर दिया ये प्रोग्राम। तो पीछे भी नाउन आएगा, द कैंसलेशन इज ड्यू टू द स्टॉर्म। तो जो द स्टॉर्म है जो ड्यू टू के बाद आता है, तो ड्यू टू के बाद सिर्फ नाउन आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये पढ़ना बाकी है, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो ये प्रपोजिशन हम दोबारा ले लेंगे। यही वाक्य मैंने ओइंग टू से लिखा है। ओइंग टू पैसिव वॉइस वाली बात नहीं है। ओइंग टू का करीब करीब मतलब होता है बिकॉज ऑफ, जो हमने सीरियल नंबर 1 में देखा। लेकिन अगर आप ओइंग टू इस्तेमाल करते हैं तो आप कर्ता में नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैंसलेशन को उसको आपको वर्ब बनाना पड़ेगा। पार्टी महत्व की हो जाएगी। द कैंसलेशन ऑफ द पार्टी जो सीरियल नंबर 2 में है, उसमें से कैंसलेशन की जो क्रिया है वो क्रियापद में आ जाएगी और पार्टी कर्ता के स्थान पे आ जाएगी। द पार्टी इज कैंसल्ड ओइंग टू, यानी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। ये दो प्रकार है एक ही बात कहने के। सीरियल नंबर 4 FOR फॉर, अब किसके लिए? देखिए आप टाइटल पढ़िए, रीजन एंड पर्पस, कारण क्या है और हेतु क्या है। तो ये पर्पस क्या है सीरियल नंबर 4 में? आई वॉक, क्यों चलते हो भाई? मेरी स्वास्थ्य के लिए। आई वॉक फॉर हेल्थ, मुझे तेल चाहिए। कैसा तेल चाहिए? सिर में डालने का है तो नहीं। आई नीड ऑयल अथवा आई वॉन्ट ऑयल फॉर कुकिंग, मुझे कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए। आई वॉन्ट टूल्स फॉर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के लिए चाहिए। तो ये पर्पस है जो सीरियल नंबर 4 में मैंने दिखाया। अब ये सीरियल नंबर 5 और 6 मजे का है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है और अलग भी है। सीरियल नंबर 5 में क्या आएगा? जब किसी की मृत्यु किसी रोग के कारण होती है तो ऑफ आता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ये एक्सीडेंट गलत है, हार्ट अटैक होना चाहिए, ये गलती रह गई है।
ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ कैंसर। किसी भी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है तो ये अंदर का कारण है, अंदर के रोग है, जो मैंने ब्रैकेट में हिंदी में लिखा है, और वहां पे ऑफ आएगा, डाइड ऑफ। सीरियल नंबर 6 देखिए, अगर किसी की मृत्यु बाहर के किसी कारण से होती है, जैसे एक्सीडेंट होता है, तो डाइड फ्रॉम आएगा। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब हिंदी में तो वजह से ही बोलते हैं, कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। सीरियल नंबर 5 में ऑफ आएगा, जो अंदर का रोग है। सीरियल नंबर 6 में फ्रॉम आएगा, जो कोई बाहर का कारण है। पोजेशन, ये बड़ा सिंपल है। पोजेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए आप एपोस्ट्रोफी एस, जो मैंने लाल अक्षर में लिखा है, डोर्स हैंडल, डोर का हैंडल, जो हम हिंदी में एपोस्ट्रोफी एस में ही लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में ओ एफ वाला ऑफ है ही नहीं, हमारे ग्रामर में ये रचना ही नहीं है, तो हमें डोर का हैंडल ही बोलना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में निर्जीव वस्तु के लिए एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं होता है, इसलिए मैंने लाल अक्षर में लिखा है। अब इंग्लिश में डोर का हैंडल बोल ही नहीं सकते, डोर्स हैंडल बोल ही नहीं सकते, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, हैंडल ऑफ द डोर। लेकिन ये अशोक की किताब है तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, अशोक्स बुक एपोस्ट्रोफी एस या बुक ऑफ अशोक, दोनों बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, इंग्लिश में दरवाजे का हैंडल, डोर का हैंडल, वो का शब्द निर्जीव वस्तु के लिए एपोस्ट्रोफी एस कभी इस्तेमाल नहीं होता है, लाल अक्षर में लिखा है, आपको भी कभी यूज नहीं करना है इसको। और दूसरा सीरियल नंबर 2 पे है विथ। जैसे कोई दूर 5, 6, 7 लेडीज खड़े हैं, स्त्रियां खड़ी है, तो किसको बोलना है कि तुम वो लेडी को जाके मिलो, उसको मालूम है, उसको पूछो, तो भाई कौन सी लेडी, वहां 7, 8, 10 लेडीज खड़े हैं, तो मैं कहूंगा जिसके पास वो लाल अम्ब्रेला है उसको जाके मिलो। तो लेडी विद अ रेड अम्ब्रेला। यहां मैंने ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है पैरासोल, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए लिखा है। प्रदेश में जब धूप गिरती है ज्यादा, तो लेडीज उस वक्त भी अम्ब्रेला ले जाती है, खोलती है, ताकि उनपे धूप नहीं गिरे। तो जो अम्ब्रेला सिर्फ धूप के लिए होती है उसको पैरासोल बोलते हैं, और बारिश वाली अम्ब्रेला को अम्ब्रेला बोलते हैं। इसी तरह कहीं दूर 8-10 लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं, और मैं आपको बोलता हूं आप उसको जाके मिलो, किसको, तो जेंटलमैन विद अ ग्रे बैग, ग्रे कलर की बैग जिसके हाथ में है, आप उसको मिलो। तो इस तरह से विथ का प्रयोग होता है। तो इस तरह हमने सारे प्रपोजिशन कवर कर लिए हैं, जो मैंने सीरियल नंबर 5 में दिखाए हैं। इसकी प्रैक्टिस हम वाक्य रचना द्वारा करेंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जो मुझे हिंदी में भाषांतर के लिए कई चीजें भेजते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो वाक्य रचना है उसको समृद्ध करते जाए। कर्ता में नाउन है तो आगे एडजेक्टिव रख दो, ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन होता है, आगे एडजेक्टिव रख दो, क्रियापद के लिए एडवर्ब लिख दो, प्रेपोजिशन रखो, प्रेपोजिशन का नाउन आएगा जिसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं, वो भी रख दो। तो इस तरह से आपकी भाषा समृद्ध होने लगेगी। तो ये भाषा की दिशा में कर्ता, क्रियापद और कर्म से आगे जो भाषा बढ़ती है, वाक्य बढ़ता है, इसमें यह हमारा पहला कदम था, प्रपोजिशन। अभी तक मैंने तय नहीं किया मैं कल क्या कराऊंगा, टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा मैं। तो ये सेशन आज यहाँ बंद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, एंड सी यू टुमारो इवनिंग।